नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज शुरू करने वाले हैं हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका शामिल होगा संविधान की विशेषताएं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों, इसलिए आज टोटल 25 क्वेश्चन आप लोग के लिए लिए हैं, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, आप लोग को अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता में कौन नहीं है? तो पहला दिया है आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरा विचार की स्वतंत्रता, तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और चौथा विश्वास की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे क्या है, संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता में से यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचार की भी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी और विश्वास की भी, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में अगर न्याय का प्रावधान है, कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के न्याय, एक सामाजिक न्याय और दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय। तो संविधान में कितने प्रकार के न्याय अगर पूछे तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो संविधान सभा बनी थी उसमें सदस्य कितने थे? तो यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन है 389 सदस्य, दूसरा है 411 सदस्य, तीसरा है 289 सदस्य और चौथा है 487 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य। तो जो संविधान सभा में जो टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, जब संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जो जुलाई 1900 कितने में बनी थी? जुलाई 1946 में हुई थी, जिसमें टोटल 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था। तो अब क्या था दोस्तों, इस प्रतिनिधियों का चुनाव जो है सीधे जनता द्वारा नहीं किया गया था, अपितु जो प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधि थे उनको करना था। तो इस चुनाव में क्या हुआ, 292 सदस्य दोस्तों विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए और 93 सदस्य जो है भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। तो टोटल इस प्रकार से 389 सदस्य को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देख सकते हैं? पहला है प्रस्तावना, दूसरा है भाग 3, तीसरा भाग 4 और चौथा भाग 1। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। तो जो प्रियम्बल है वो हमारा क्या है, उसमें लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो इसकी झलक जो है हमारी प्रस्तावना से मिलती है। तो प्रस्तावना हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो जो संविधान सभा हमारी बनाई गई थी उसकी जो अल्पसंख्यक की उपसमिति का अध्यक्ष कौन था? पहला दिया है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और दूसरा दिया है, यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया, दुपट्टा लिखा हुआ है वी सीतारमैया, यहाँ पे क्या है बी पट्टाभी सीतारमैया और तीसरा है एच.सी. मुखर्जी और चौथा है के.एम. मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एच.सी. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी। तो जो संविधान सभा के अल्पसंख्यक समिति उपसमिति का अध्यक्ष जो है वो एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? पहला है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है बी.एन. राव, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे जो हैं वो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को पेश किए थे। तो दोस्तों, संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था अगर बात करें तो कब हुआ था? 9 दिसंबर
1946 में। तो 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन हुआ हमारा संविधान सभा का, और 13 दिसंबर उसी के 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। अगर बात करें तो 22 जनवरी 1947 को दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसका राइट आंसर हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। ये कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में बात की गई है। इसमें कहा गया है दोस्तों, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगी कि वो प्रत्येक जो स्मारक है, स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण करना वो राज्य की बाध्यता होगी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक DPSP दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? इसमें दिया अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 37। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान है जो कि भाग 4 में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 37 ये कहता है कि कोई भी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो दोस्तों यहाँ पे गांधीवादी दर्शन पर आधारित जो था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भाग 4 संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का जो है गठन का प्रावधान है, जो कि गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो अगर ये कोई बोले कि ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 40 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो जो भारत रत्न और पद्मश्री को भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 18 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 18 का ए ये कहता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि कोई भी प्रदान नहीं करेगा। तो पद्म विभूषण, अब पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? तो पद्म पुरस्कार टोटल 3 होते हैं फ्रेंड्स। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। इन सबको अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है कि किसके बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका मूल्य किसके बिना नहीं होगा? तो पहला है शोषण के विरुद्ध, दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है निजता का अधिकार। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स हमारे संविधान में के अनुच्छेद 32 में ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उपबंध किया गया है। अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इस अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो दोस्तों यह कह रहा है कि जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पोषण का स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, गलती हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 ना होकर के अनुच्छेद 47 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 47 में ये बात की गई है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल्स केस। तो फ्रेंड्स जो मिनर्वा मिल्स केस था जो कि 1980 में उच्चतम न्यायालय ने हमारे ये कहा था कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संभावना की आधारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। अब मिनर्वा मिल्स केस की बात करें तो दोस्तों मिनर्वा मिल्स केस के बाद ही उच्चतम न्यायालय ने जो 42वां संविधान संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए उसे शून्य घोषित कर दिया था। किस अनुच्छेद को? 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए उसे खत्म कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किस मौलिक अधिकार के अंग हैं? ये कह रहा है कि जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी, जिसको बोलते हैं कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किस मौलिक अधिकार के अंग हैं? पहला दिया है स्वतंत्रता के, दूसरा है संवैधानिक उपायों के, तीसरा समानता के और चौथा है शोषण के खिलाफ। तो फ्रेंड्स जो जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, ये एक मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। अब अगर बात करें कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार, तो फ्रेंड्स पार्ट 3 संविधान के पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें हमारे 6 टाइप के अधिकार का उपबंध किया गया है, जिसमें कि समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। तो अगर इसी में बात करें फ्रेंड्स, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी को किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 21, अनुच्छेद जो 21 है उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को जो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को कि उच्चतम न्यायालय को कि सभी न्यायालयों को? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपयुक्त ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों को जो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दी गई है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसी पे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, तो याद रखना जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट की ये जिम्मेदारी होगी कि वे नागरिकों के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने संरक्षण में, अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू
कायदे एवं कानून को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि सेना अगर प्रशासन और न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में ले लेती है तो उसके बाद जो कायदे कानून लागू होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पहला है तख्ता पलट, दूसरा है हड़ताल, तीसरा है मार्शल लॉ और चौथा है राजनीतिक बंदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्शल लॉ। इस मार्शल लॉ के अंतर्गत ही सेना अपने प्रशासन और न्यायपालिका को कंट्रोल में ले लेती है। तो दोस्तों क्या होता है कि किसी विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है तो उस समय जो भी नियम सेना के द्वारा लागू होते हैं उसको हम मार्शल लॉ बोलते हैं। इसको सैनिक कानून के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कानून? सैनिक कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध ही लागू की जा सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं परमादेश। तो जो परमादेश है वो एक ऐसी रिट है जो कि किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध ही लागू की जा सकती है। तो दोस्तों क्या होता है परमादेश रिट? तो परमादेश रिट जो है वो सरकारी अधिकारी को विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो परमादेश की मांग क्या है फ्रेंड्स? ऐसे किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या सांविधिक कर्तव्य या दायित्व के पालन में चूक या इनकार करता है। मतलब कोई भी सरकारी पदाधिकारी अगर अपने दायित्व या कर्तव्य के पालन में चूक करता है या मना करता है तो इसके ऊपर परमादेश को लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो नौकरी में समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब या इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये अनुच्छेद नंबर 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 16 ये उल्लेख करता है कि जो भी समान अवसर का अधिकार दिया जाएगा ये एक मूल अधिकार है जो कि संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद नंबर 18 फ्रेंड्स कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसके तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स क्या होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस राष्ट्रीय आपातकाल के समय ऑप्शन नंबर ए जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता के अधिकार जो है अपने आप से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है राइट टू पर्सनल लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि जीवन जीने का अधिकार कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो भी आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपात का मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। इसमें क्या होता है अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की टोटल स्वतंत्रताएं हैं वो अपने आप से ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है? तो संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों संविधान में, जो कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कह रहा है संविधान का अनुपालन, राष्ट्रगान का आदर, देश की रक्षा, उच्च शिक्षा हेतु प्रयास। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च शिक्षा हेतु प्रयास। तो दोस्तों संविधान के जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु प्रयास का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर बात करें कि जो संविधान के मूल कर्तव्य थे इनको किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। अगर बात करें तो जो 11वां मूल कर्तव्य जो था जिसे
86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। 11वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तब से अब टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो चुकी है। अब 11वां मूल कर्तव्य पूछो कि क्या है, तो 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों ये है कि संविधान का पालन। अब संविधान का पालन, राष्ट्रगान का आदर, देश की रक्षा, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का त्याग संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 51 का 4A। तो जो भाग 4A है, तो भाग 4A में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा के त्याग के बारे में बात की गई है। अब ये कौन से संविधान संशोधन, तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। टोटल मूल कर्तव्य फिर से बता दे रहा हूँ एक बार कि टोटल मूल कर्तव्य अब 11 हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11 है। मूल संविधान में अगर बात करें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य टोटल 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि टोटल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1976 में दोस्तों किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगर बात करें कि जो मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से, किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में रसिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसमें कह रहा है संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ पे किया गया है। पहला दिया है प्रस्तावना में, दूसरा दिया है भाग 3 में, तीसरा अनुच्छेद 368 में, चौथा संविधान में कहीं नहीं। तो दोस्तों याद रखना कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो दोस्तों अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे, अमेंडमेंट से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भाई भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। तो पहला दे रखा है जनता की संप्रभुता, दूसरा पंथ निरपेक्ष राज्य, तीसरा राज्य के मौलिक अधिकार और चौथा गणराज्य व्यवस्था। तो दोस्तों याद रखना भारतीय संविधान में जनता की संप्रभुता भी है, पंथ निरपेक्ष राज्य भी है और गणराज्य व्यवस्था भी है। तो इसलिए राज्य के मौलिक अधिकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की विशेषता राज्य के मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होते हैं, नागरिकों के होते हैं। तो मौलिक अधिकार हमेशा राज्य के नहीं बल्कि नागरिकों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है। दोस्तों अमेंडमेंट की पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल 368 में आता है 368, वो कहाँ से लिया गया है। तो पहला कनाडा दिया है, दूसरा दक्षिण अमेरिका,
और दक्षिण अफ्रीका तीसरा है, चौथा जो है रूस दिया गया है। ये रूट नहीं है, रूस दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट जो दिया गया है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में टोटल 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। अगर बात करें तो कौन कौन सा आपातकाल? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, जिसे, और दूसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता जब हो जाती है, अनुच्छेद 356 जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और तीसरा है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको वित्तीय आपात बोलते हैं, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। तो टोटल 3 हमारे आपातकाल का प्रावधान संविधान में किया गया है। अगर बात करें दोस्तों कि अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की जा चुकी है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अभी तक टोटल 3 बार किया जा चुका है। कि किस किस सन में अगर पूछे तो पहला आपातकाल हुआ था 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। तो 3 बार हमारे ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो दोस्तों ये रहे आपके आज भारतीय संविधान से संबंधित प्रमुख विशेषताएं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ नई जानकारी मिलती है दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को ऐसे ही 25 क्वेश्चन की और सीरीज़ लाएंगे। तो हमारे अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।